अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। मैं हूं उस्मान नशाद और आप देख रहे हैं उस्मान नशाद ऑफिशियल। आज फिर आपकी खिदमत में बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी और इस्लामी वीडियो लेके हाज़िर होते रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जब सफ़ें दुरुस्त हो चुकी तब सुल्तान के कहने पर पूरे लश्कर ने एक साथ खुदावंद कुद्दूस की किबरियाई की तकबीरें बुलंद की। इसके बाद शहाबुद्दीन को सबक सिखाने के लिए सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने खुद हमलावर होने की इब्तदा की। तकबीरें बुलंद करने के बाद सुल्तान ने अपने काम की इब्तदा की। फिर वो बागी लश्कर पर बहर शहर और नगर में इंतकामी नफरतों की आग खड़ी करते किस्मतों के हर्फ खां और वक्त की तारीख के औराक में जुर्रतमंदी की खूनी चकियां चला देने वाले सरकशो बेजंजीर जज्बों की तरह हमलावर हो गया। सुल्तान के हमलावर होने के साथ ही अरसलान और बदरान ने भी तकबीरें बुलंद की। फिर वो भी दोनों अपने हिस्से के लश्कर के साथ दुश्मन के बाएं पहलू पर हयात की मशलों को बुझाते बेसरो सामानी के दरिया खड़े करके राशा तारी करते कज़ा के करबे दवाम बस्तियों को मिटाने और साहिलों तक को बेनिशान कर देने वाली मौत की गूंजती चाप की तरह टूट पड़े थे। साथ ही क़य्यमुद्दौला और बरसिक भी हरकत में आए और वो शहाबुद्दीन के लश्कर के बाएं पहलू पर ख्वाबों को सराबों, शादाब मनाजिर को मजबूरी के हियोलों और बक़ाए जान के कफे दोस्ती को जहर बखेरते फितरत के मनफी अमल की तरह हमला आवर हो गए थे। शहाबुद्दीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सुल्तान के अलावा दाएं बाएं से अरसलान, क़य्यमुद्दौला, बदरान और बरसिक के हमलों को रोके, लेकिन सुल्तान और उसके सिपहसालारों के हमले ऐसे जोरदार थे कि उन्हें रोकना ऐसे ही था जैसे तुग़यानी पर आए हुए सागर के सामने रेत का बंद बांधने की कोशिश की जाए। सुल्तान और उसके लश्करी बड़ी तेजी के साथ रज़्मगाह को जहन्नुम का परताव बनाते जा रहे थे। शीशाए जान सागरे रूह को रेजा रेजा करने की इब्तदा कर चुके थे। दोनों लश्करियों के टकराने से ऐसे लगता था जैसे जमीन की कोख खून के तूफानों की जद में आ गई हो, या मैदानों का जेवर टूटी कहानियों और बिखरे किस्सों में तब्दील होना शुरू हो गया हो। बड़ी तेजी के साथ सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी, अरसलान, क़य्यमुद्दौला, बदरान और बरसिक ने बागी शहाबुद्दीन के लश्कर की तंजीम, तज़ीन और ज़ब्त और रब्त के सारे बंधन तोड़ने शुरू कर दिए थे और उसके लश्कर की सफ़ों में खून का ना खत्म होने वाला खेल शुरू कर दिया था। शुरू में शहाबुद्दीन और उसके लश्करी बड़े बढ़ चढ़ कर हमलावर होना शुरू हुए थे, लेकिन जिस वक्त उन्होंने देखा कि मलिक शाह सुल्जूकी और उसके सालारों की तरफ से उस पर ऐसा दबाव पड़ रहा है जिसे रोकना उनके बस की बात नहीं रही, तब उनकी हालत खौफ के जलते दश्त में वहशतों की चादर ओढ़े अनासिर और पिस्ते सितम रसीदा लोगों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। फिर शहाबुद्दीन ने जब देखा कि सुल्तान और उसके सालारों के हमलों को रोकना उसके बस की बात नहीं रही, तो वो पसपा हुआ और तिरमज शहर में महसूर हो गया। सुल्तान ने अपने पूरे लश्कर के साथ बड़ी सख्ती से शहर का मुहासरा कर लिया। तिरमज एक कदीम शहर था और इसकी फसीलें बड़ी पुख्ता और मजबूत और मुस्तहकम थीं। शहाबुद्दीन का ख्याल था कि मुहासरा जब तूल पकड़ेगा तो सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी मुहासरे की तवालत से तंग आकर वापस निशापुर की तरफ चला जाएगा, लेकिन सुल्तान ने बड़ी शिद्दत, बड़ी सख्ती के साथ मुहासरा किया। ना किसी को किले से निकलकर बाहर जाने की इजाजत दी, ना बाहर से कोई शय किले के अंदर जाने दी, जिसका नतीजा ये निकला कि दिन ब दिन तिरमज शहर के लोगों में मायूसी और शहाबुद्दीन से मुताल्लिक बदगुमानियां फैलने लगी थीं। शहाबुद्दीन और उसके लश्कर ने जब देखा कि आहिस्ता आहिस्ता शहर के मकीन भी उसके खिलाफ होते जा रहे हैं और एक ना एक रोज वो लम्हा भी आ सकता है कि शहर के लोग उनके खिलाफ खुली बगावत कर सकते हैं, इस सूरत हाल से बचने के लिए शहाबुद्दीन और उसके लश्करियों के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि हथियार डाल दें और सुल्तान से अपने किए की माफी मांगे। इस मकसद के लिए अपने कुछ सफ़ीर शहाबुद्दीन ने सुल्तान की तरफ रवाना किए और सुल्तान से इल्तमास की कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर माफी मांगना चाहता है। सुल्तान ने बड़ी फराखदिली का मुजाहिरा किया और शहाबुद्दीन को मिलने और मुलाकात का मौका फराहम कर दिया। ये इजाज़त मिलने के बाद अपने चंद मुहाफिजों के साथ शहाबुद्दीन शहर से निकलकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। जिस वक्त उसे सुल्तान के सामने लाया गया, सब ने देखा वो जख्म खुर्दा ज़बान, कत्लगाहों के मकरूज मैदान जैसा चुप, फजाओं के मातम में कई शाखों के किस्सों जैसा वीरान और रेजा रेजा होते रेत के घरौंदों में हवाओं के नाहों जैसा अफसरदा था। सुल्तान कुछ देर बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा, फिर तंजिया अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, तेरी उम्र की कुल कमाई ये बगावत है जो तूने मेरे खिलाफ कर दी।
तू क्यों ख्वाहिशों की शहनाई के ताक़ुब में भागता रहा? तूने मेरी इज्जत, अपनी रुसवाई की भी कोई परवाह ना की। मैंने समरकंद का वाली तुम्हें इसलिए बनाया था कि शिमाल की तरफ से अगर कोई दुश्मन हमलावर हो तो तुम उनके सामने फसील बनकर रहो, लेकिन तूने मुस्लिम तहजीब का दिल पारा पारा, इल्म सकाफत के गहवारे को रेजा रेजा करके रख दिया। मैंने तुझे समरकंद में इफ़्फ़तों के आंचलों का अमीन और मजराम खेज शरा में मोहब्बत की फसीलें खड़ी करने के लिए यहाँ का वाली मुकर्रर किया था, लेकिन तूने सल्तनत के तक़द्दुस और ख्वाबों की असमत तक का कोई ख्याल न किया। तूने जिंदगी की हलावतों और रफाकतों की अमीन चेहरों को पामाल करके रख दिया। तू जानता है निशापुर में मुझे अरसलान की सख्त जरूरत थी। जहाँ कहीं भी मुहिम दरपेश होती थी, ये आड़े वक्त पर हर टेढ़े काम को सीधा करने की हिम्मत और जुर्रत रखता है, मगर मैंने तेरे कहने पर, तेरी फरमाइश पर इसे तुम्हारे पास निशापुर से समरकंद भेजा, इस ख्वाहिश के साथ कि तेरे मातहत जो लश्कर यहाँ काम करता है ये इनकी बेहतरीन तरबियत कर लेगा, और शिमाल की तरफ से अगर कोई वहशी गिरोह मुसलमानों के इन इलाकों पर हमलावर होता है तो तेरे साथ मिलकर अरसलान मुसलमानों के शहरों और बस्तियों का खूब तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लेकिन तूने इसका क्या सिला दिया? तू खुद अरसलान के खून का प्यासा बन गया, इसकी जिंदगी और मेहनत का दुश्मन हुआ, इसके लिए दारो रसन की दास्तानें खड़ी की। क्यों? सुल्तान लम्हे भर के लिए रुका, दोबारा बड़ी कहरमानियत में शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, शहाबुद्दीन, तू सारे रिश्तों को फरामोश करके मशीयत के रास्तों से भटक कर सल्तनत में अमराज पैदा करने की कोशिश करने लगा। मुहीब तागूती कुव्वतों की जद में आकर तूने नफरतों के तूफानों और अनाद की आग भरे अफसोसनाक अबवाब खड़े करने शुरू कर दिए। देख, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, तूने सबसे ज्यादा जुल्म जबर अरसलान के साथ किया है, इसके अहले खाना का खात्मा किया है, लिहाजा तेरा मामला मैं इसी के सपुर्द करता हूँ। जो फैसला ये तुम्हारे मुताल्लिक करेगा मेरे लिए आखिरी होगा। फिर अरसलान की तरफ देखते हुए सुल्तान कहने लगा, अरसलान मेरे बेटे, शहाबुद्दीन का मामला मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, करो इसका क्या फैसला करते हो। अरसलान बड़े गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखने लगा। शहाबुद्दीन की आंखों में उस लम्हे आजिज़ी और दूर तक माजरत तलबी की परछाइयां थी। थोड़ी देर तक अरसलान उसे घूरने के अंदाज में देखता रहा, फिर सुल्तान की तरफ मुड़ते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, वक्त की फरहंग में नफरतों के रंग भरना बड़ा आसान है, लेकिन हवस की ख्वाहिश और नफ्स की मलामतों से भरे दिल की प्यासी जमीन में मोहब्बत की दास्तान रकम करना बड़ा मुश्किल और महाल है। गो इस शहाबुद्दीन ने जुल्मतों की छांव तले मेरी जीस्त के मरकज़ व महवर को तोड़ा, मेरे अहले खाना का खातिमा करके इसने मेरी जिंदगी को जंग आलूद आईने और डूबते सूरज के मनाजिर से भी बदतर बनाए रखा। लेकिन मैं इसके सारे मजालिम, इसकी सारी कुदूरतों को पसे पुष्ट डालते हुए सुल्तान मोहतरम इसे माफ करता हूँ। अरसलान के इन अल्फाज पर शहाबुद्दीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जबकि सुल्तान कुछ देर तक अजीब से अंदाज में अरसलान की तरफ देखता रहा। फिर तंबी भरी आवाज में वो शहाबुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहने लगा, शहाबुद्दीन, ये अरसलान की फराख दिली है कि तुम्हारे मजालिम, तुम्हारी दुश्मनी को फरामोश करते हुए ये तुम्हें माफ कर चुका है, और इंतहाई फराख दिली का मुजाहिरा करते हुए इसका तुम्हें माफ कर देना तुम्हारे लिए इबरत खेजी और दर्स आमेजी का बायस बनना चाहिए। शहाबुद्दीन, तुम्हारा जुर्म यकीनन नाकाबिले माफी था, मेरी निगाहों में तुम गर्दन ज़दनी थे, लेकिन तुम्हारे माफी मांगने के अंदाज और फिर अरसलान के तुम्हें माफ कर देने के बायस मैं तुम्हें समरकंद की इमारत पर बहाल रखता हूँ, और साथ ही तुम्हें तंबीह भी करता हूँ कि आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो याद रखना तुम्हारा अंजाम बड़ा इबरत खेज होकर रह जाएगा। याद रखना, जो लोग अपनी धरती पर अंधेरा फैलाते हैं जिंदगी के उफक पर दुख का आसेब बन जाते हैं। जो लोग अपनी मिल्लत सुबह काजिब के धुंधलकों में तन्हा चमकने वाले सितारे की रोशनी में रस घोलते हैं, वो लोग जो अपनी कौम की शादमान गली कूचों में दर्द के बिस्तर खोलते हैं और अपने मासूम लोगों के माहौल में मिजाज खाक से ना आशना मौसमों की तरह जबान पर झूठ के जायकों के रंग सजाते हैं, वो एक तरह से मिल्लत की शोला फशा आंखों को बेनूर करते हैं, अखुवत के चांद को गहनाते हैं, अपने वतन की हवाओं को सम आलूदा करते हैं और अपनी धरती पर बंजरपन के सिसकते ख्वाब सजाते हैं। शहाबुद्दीन, आज जो हम सितारे रहबरी बनकर जिस किस्म की रहनुमाई लोगों की करेंगे वही हमारी नई नस्लों का विरसा होगा। अगर हम जुल्म शब के बानी बनकर अपनी आने वाली नस्लों के लिए जुल्म जहालत के दर खोलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमारा नाम लेकर हम पर थूकेंगी, हम पर लानत भेजेंगी, और अगर हम खैर व आशती के तालिब बनकर इंसाफ, मोहब्बत, नेकी और सच्चाई की विरासत अपने पीछे छोड़ेंगे तो याद रखना हमारी आने वाली नस्लें अपनी तारीख के औराक में हमारे नाम सुनहरी हुरूफ से फखरिया अंदाज में लिखेंगी। शहाबुद्दीन, तुमने बगावत खड़ी करके कभी फेल का इर्तिकाब किया है, अरसलान भी तुम्हें माफ कर चुका है, मैं भी तुम्हें माफ करते हुए समरकंद की इमारत पर बहाल कर चुका हूँ, मगर याद रखना इस सराय खाना दुनिया में कबूलियत की सातें रोज रोज नहीं मिलती,
بے لحاظی سے بھری اس دنیا کے تعلق کے گھنے جنگل میں خوابوں کی اچھی تعبیریں بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ جو موقع تمہیں ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا اور آئندہ کسی کے کہنے پر یا اپنے ضمیر کے بہکاوے پر بھٹکنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب تم جاؤ، سمرقند کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کرو۔ اس کے ساتھ ہی شہاب الدین وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف کوچ کر گیا، جبکہ سلطان نے اپنے لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کرنے کے لیے اور جنگ میں زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال کے لیے ترمز شہر سے باہر ہی پڑاؤ کر لیا تھا۔ ترمز شہر کے نواح میں پڑاؤ کے دوران سلطان کی خدمت میں مختلف سمتوں سے اس کے مخبر حاضر ہوئے، جنہوں نے سلطان کی سلطنت کے اطراف میں نمودار ہونے والی تبدیلیوں سے سلطان کو آگاہ کیا۔ پہلی خبر دیار بکر سے متعلق تھی، جہاں ایک شخص ابن مروان حکمران تھا۔ یہ شخص حلب کے حکمران مسلم بن قریش کا امزاد تھا۔ اس سے متعلق سلطان کو اطلاع دی گئی کہ یہ حکمران آپ کی رعایا پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت کے خلاف بھی ساز باز کرنے میں مصروف ہے۔ اپنے لوگوں سے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک بہتر نہیں، اور آمد کے نصرانی حکمران کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اسی کے ساتھ مل کر وہ اسلامی سلطنت کے خلاف ساز باز کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دوسری خبر جو مخبروں نے دی وہ بغداد سے متعلق تھی۔ بغداد میں سلطان کے وزیر اور مشیر اعلیٰ نظام الملک طوسی کا داماد ابو منصور خلیفہ بغداد کا وزیر تھا۔ سلطان کو اس کے مخبروں نے ترمز شہر کے باہر بھی یہ اطلاع دی کہ خلیفہ بغداد نے ابو منصور کو وزارت سے معزول کر دیا ہے۔ کبھی ابو منصور کا باپ ابو نصر محمد بھی خلیفہ بغداد کا وزیر ہوا کرتا تھا، لیکن اسے بھی معزول کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں سننے کے بعد سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو طلب کر لیا۔ جب سارے سالار اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے وہ ساری تفصیل انہیں بتا دی جو تھوڑی دیر قبل مخبروں نے اسے دی تھی۔ سارے حالات اپنے سالاروں کو بتانے کے بعد سلطان نے کوئی فیصلہ کیا، پھر وہ ان سب کو مخاطب کر کے دوبارہ کہہ رہا تھا، عزیزان من، لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے پڑاؤ ختم کر کے کوچ کرے گا۔ میں اسی حصے کے ساتھ جس نے جنگ میں میری کمانداری میں کام کیا ہے اصفہان کا رخ کروں گا۔ ابھی تھوڑی دیر تک میں کچھ تیز رفتار قاصد بغداد کی طرف روانہ کرتا ہوں اور نظام الملک طوسی کے داماد ابو منصور کی طرف پیغام بھجواتا ہوں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اصفہان پہنچ جائے۔ قیم الدولہ بھی میرے ساتھ جائے گا، اور جو لشکر اس جنگ میں اس کے ماتحت کام کرتا رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ گویا لشکر کے دو حصوں کو لے کر میں اور قیم الدولہ اصفہان کا رخ کر جائیں گے۔ ارسلان میرے بیٹے، اس کے بعد ساری ذمہ داری تم پر پڑتی ہے۔ تم برسق اور بدران کے ساتھ لشکر کے دوسرے حصوں کو لے کر نیشا پور کی طرف چلے جانا۔ حالات پر کڑی نگاہ رکھنا، وہاں پہلے سے نظام الملک طوسی موجود ہے اور میری غیر موجودگی میں وہ سلطنت کے کام کو احسن طریقے سے چلاتا رہے گا۔ اس سلسلے میں اسے اگر تمہاری طرف سے مدد کی ضرورت ہو تو فی الفور اس کی مدد کرنا۔ اس فیصلے کے بعد سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان اور قیم الدولہ دونوں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر اصفہان کا رخ کر رہے تھے، جبکہ ارسلان لشکر کے باقی دو حصوں کو لے کر برسق اور بدران کے ساتھ نیشا پور کا رخ کر رہا تھا۔ ارسلان اپنے گھوڑے کی باگ تھامے اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کا صدر دروازہ ان محافظوں میں سے ایک نے کھولا تھا جو سلطان کی طرف سے عقیموت اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت پر مامور تھے۔ گھوڑے کی باگ تھامے ارسلان استبل کی طرف گیا، اور اس استبل میں داخل ہوتے ہی وہ دنگ رہ گیا، اس لیے کہ استبل میں جو عقیموت کے دو گھوڑے پہلے سے بندھے ہوئے تھے، حسین و پرجمال زوبا ان کے آگے چارہ ڈال رہی تھی۔ اس نے جب اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ارسلان کو استبل میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ چونکی، کام چھوڑ کر ارسلان کی طرف مڑی۔ انتہائی مٹھاس اور شیرینی بھری آواز میں اس نے ارسلان کو سلام کیا۔ ارسلان آگے بڑھ کر اپنے گھوڑے کو کھونٹے سے باندھنا چاہتا تھا کہ زوبا نے پھر ارسلان کو مخاطب کیا، امیر ارسلان، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ اپنے گھوڑے کی باگ مجھے دے دیں، میں اسے باندھتی ہوں، اس کے چارے پانی کا اہتمام کرتی ہوں۔ زین کے ساتھ جو آپ کی خرجین لٹکی ہوئی ہے اسے لے کر آپ اپنے کمرے کی طرف چلے جائیں، میں اس کی زین بھی اتار دیتی ہوں۔ جب تک زوبا بولتی رہی ارسلان بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو کسی قدر مسکراتے ہوئے وہ کہنے لگا، تم جیسی نازک لڑکی یہ سارے کام کرے گی؟ جواب میں زوبا کے لبوں پر توبہ شکن مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کھلکھلاتی سی آواز میں وہ کہنے لگی، امیر ارسلان، میں اتنی نازک نہیں ہوں جتنی آپ دیکھ رہے ہیں، میں ایک عمدہ گھڑ سوار ہوں، تلوار اور تیغزنی کے فن میں یکتا نہ سہی لیکن ماہر ضرور ہوں۔ امیر یوں جانے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا میرے سب سے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے، اور مجھے امید ہے میری اس پیشکش کو آپ ٹھکرائیں گے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی زوبا نے ہاتھ آگے بڑھا کر جب ارسلان سے اس کے گھوڑے کی باگ لینا چاہی تو ارسلان نے کوئی مزاحمت نہ کی،
चुपचाप घोड़े की बाग उसे थमा दी, जोबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। दोबारा खिलखिलाती आवाज में कहने लगी, अमीर आपका शुक्रिया। जोबा ने घोड़े की बाग ले ली। पहले उसने घोड़े की गर्दन थपथपाई। अरसलान अभी तक वहीं खड़ा उसे गौर से देख रहा था। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगा, तुम इसका दहाना उतारो, इसको खोंटे से बांधो, इसके दाने पानी का एहतमाम करो, मैं इतनी देर तक जीन उतारता हूँ। जोबा लपक कर जीन की तरफ आई। जीन का तंग उसने पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं अमीर, इसकी जीन भी मैं ही उतारूंगी। मैंने कहा ना, जीन के साथ लटकती हुई खिरजीन आप उतार लीजिए। ये दोनों घोड़े जो हमारे हैं इस वक्त अस्तबल में बंधे हुए हैं। हम घर के जो 4 अफराद हैं, ये दोनों घोड़े सबसे ज्यादा मुझसे मानूस हैं, इसलिए कि मैं ही इनकी देखभाल करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह वो दोनों घोड़े मुझसे मानूस हैं, इसी तरह इस हवेली में रहते हुए आपका घोड़ा भी मुझसे मानूस रहे। याद रखिएगा, घर में जब कोई खतरा होता है तो अपनी मखसूस आवाजें निकालते हुए घोड़े अपने मालिकों को मुत्तला करने के लिए जरूर कोई ना कोई हरकत करते हैं। इसी बिना पर मैं इनकी खूब देखभाल करती हूँ ताकि ये मुझसे मानूस रहें, और अगर घर में कोई खतरा हो तो कोई ना कोई इशारा जरूर दें। अरसलान मुस्कुरा दिया, कहने लगा, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारे अंदाज से लगता है कि तुम एक इंतहाई अक्लमंद और जीरक लड़की हो। जोबा खिलखिला के हंस दी, कहने लगी, अमीर ये तो आप कह रहे हैं, वरना मेरे घर के सारे अफराद तो मुझे अहमक और बेवकूफ़ ही ख्याल करते हैं। लोग इस बात को तो तस्लीम करते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत और हसीन हूँ, लेकिन मेरे घर वाले तो मेरे इस हुस्न और खूबसूरती को भी अपने लिए वबाले जान ख्याल करते हैं, और ऐसा कहने में वो हक बजानिब हैं, इसलिए कि मेरी ज़ात ही उनके लिए दरबदर की ठोकरें खाने का बायस बनी। लेकिन इन ठोकरों का हमें एक फ़ायदा भी हुआ। यहाँ निशापुर में आके इस्लाम कबूल कर लिया, और मैं समझती हूँ कि यहाँ हम अब महफूज और मामून हैं। जोबा खामोश हो गई और बड़े गौर से अरसलान की तरफ देखने लगी थी। अरसलान जब चुपचाप अपने घोड़े की जीन से बंधी हुई खिरजीन उतार रहा था तो जोबा ने फिर उसे मुखातिब किया, आपने मेरे इस इंकिशाफ पर किसी तजस्सुस का इजहार नहीं किया कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है? अरसलान ने हल्का सा कहकहा लगाया, जोबा, मैंने गलत नहीं कहा था कि तुम एक इंतहाई जीरक और अक्लमंद लड़की हो। मैं जानता था तुम मुझसे ऐसा ही सवाल करोगी, लेकिन शहर में दाखिल होने के बाद मोहतरम निज़ामुल मुल्क तूसी मुझे आप लोगों के मुतालिक बता चुके हैं कि आप लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहरहाल मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। अचानक अरसलान को अपने पुश्त की जानिब से आवाज़ सुनाई थी, बेटे आप भी इस मुबारकबाद के हकदार हैं। चौंकते हुए अरसलान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अखीमूत, उसकी बीवी सुफैना और दूसरी बेटी गरियाद खड़े हुए थे। गरियाद ने अरसलान को मुखातिब किया, भाई आप किस वक्त आए? अभी अभी आया हूँ मेरी बहन, और मेरे आने पर जोबा अस्तबल में दोनों घोड़ों की देखभाल कर रही थी। मेरे घोड़े की बाग भी इसने ले ली। कहने लगी, मुझे घोड़ों की देखभाल करने का बड़ा शौक है, और इसने ये पेशकश भी की है कि मेरे घोड़े को अपने साथ मानूस करना चाहती है, लिहाजा मैंने इसे बाग थमा दी। गरियाद मुस्कुरा दी और कहने लगी, भाई इसे ये काम करने का शौक नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि जुनून है। बहरहाल ये एक अच्छी लड़की है और अपने आप को फारिग नहीं रहने देती, किसी न किसी काम में लगी रहती है। एक उचटती हुई निगाह अरसलान ने जोबाह पर डाली, जो घोड़े को बांधकर फारिग हो चुकी थी, और घोड़े के मुंह से उसने दहाना भी उतार दिया था। फिर गरियाद की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, जहां तक मैंने जोबा का जायजा लिया है, ये एक इंतहाई अक्लमंद और जीरक लड़की है। इसके अलावा गरियाद ने एक कहकहा लगाया और कहने लगी, भाई इसके अलावा कुछ नहीं, हम तो इसे अहमक और बेवकूफ़ी ख्याल करते हैं। एहतजाजी से अंदाज में अरसलान ने गरियाद की तरफ देखा, फिर कहने लगा, नहीं, किसी की शख्सियत को यूं पामाल नहीं किया जाना चाहिए, और जोबा से मुताल्लिक मेरा अंदाजा गलत नहीं है। जोबा ने इतनी देर तक घोड़े के सामने पानी रख दिया था। घोड़ा जब पानी पीकर फारिग हुआ तो उसके आगे चारा भी डाल दिया था। इस बार अरसलान को मुखातिब करते हुए अखीमूद कहने लगा, बेटे घोड़े की देखभाल तो हो चुकी, मेरे ख्याल में अब अंदर चलकर बैठते हैं। मैंने भी एक मौजू पर आपसे गुफ्तगू करनी है। फिर हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ सब हो लिए। जोबा भी उनके साथ थी। सब उन 2 कमरों में से एक में आकर बैठ गए जो अरसलान के तसर्रुफ में थे, जिनमें से एक नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। जब सब वहां बैठ गए तो अखीमूत ने अरसलान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अरसलान मेरे बेटे, जिन हालात में तुम समरकंद से निशापुर की तरफ भागे वो इंतहाई कसमपुरसी की हालत में थे। मैं पहले खुलकर इस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू नहीं कर सका, इसलिए कि तुम सिर्फ 1.5 दिन ही हवेली में रहे। इसके बाद समरकंद की तरफ कूच कर गए। तुम्हारी गैर मौजूदगी में बाग की आमदनी का कुछ मैंने हिसाब किया हुआ है। मैं चाहता हूँ इसमें जो रकम बनती है इसके 2 हिस्से आप ले लें, एक हमें दे दें, हम इससे गुजर बसर कर लेंगे। लम्हे भर के लिए अरसलान ने बड़ी तेज निगाहों से अखीमूद की तरफ देखा, फिर कहने लगा,
محترم अखीमूत, आप मेरी ज़ात का गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। अगर मेरे माँ बाप बहन भाई मेरे साथ होते तो मैं बाग की आमदनी में से ज़्यादा आधा हिस्सा आपसे कबूल कर लेता। अब जबकि मेरा कोई आगे पीछे है नहीं, अकेली जान है, तो मुझे आपकी तरफ से किसी रकम की ज़रूरत नहीं है। निशापुर में दाखिल होने के बाद सुल्तान की तरफ से मुझे अच्छी खासी रकम मिल गई थी, और फिर आइंदा जो जंगें होंगी उनमें भी मुझे खासी रकूम मिलती रहेंगी। लिहाजा बाग की आमदनी में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आइंदा जंगों में जो कुछ मेरे हिस्से आया इसमें आप भी हिस्सेदार होंगे। मैं बाग की सारी आमदनी आपके सुपुर्द करता हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोई आपसे बाज़पुर्स नहीं कर सकता। अखीमूत ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अमीर अरसलान। अरसलान ने फौरन उसकी बात काट दी और कहने लगा, ये आप बार बार मुझे अमीर अरसलान क्यों कहते हैं? सिर्फ मेरा नाम अरसलान पुकारें, साथ ही मुझे बेटा भी पुकारते हैं, और बेटे के साथ जो आप अल्फाज अमीर इस्तेमाल करते हैं ये बड़े गैर माकूल से लगते हैं। अरसलान के इन अल्फाज पर सब खिलखिला के हंस दिए। अखीमूत ने फिर कहना शुरू किया, बेटे बात कुछ यूं है कि अगर हम बाग की आमदनी से तुम्हें कुछ ना दें तो ये एक तरह की ज्यादती और नाइंसाफी है। अखीमूत को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अरसलान फिर बोल पड़ा, मोहतरम अखीमूत, आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? ज्यादती तब हो जब आप मेरी हक तलफी कर रहे हो। मैं अपना हक मांगूं, आप ना देते हो। जितना मेरा हक बनता हो उससे कम मुझे दिया जा रहा हो। जब मैंने आपसे कह दिया है कि मैं बखुशी बाग की सारी आमदनी आपके सुपुर्द करता हूँ, फिर कैसी हक तलफी, कैसी ज्यादती, कैसी नाइंसाफी? अखीमूत खामोश सा हो रहा, कुछ कह ना सका। इस मौके पर उसकी बड़ी बेटी गरियाद बोल पड़ी, भाई जो फैसला आप कर रहे हैं ये आपकी बड़ी फराखदिली है, वरना इस गरीबुल वतनी में कोई किसी से ऐसा सलूक नहीं करता। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि यहाँ आने के बाद न सिर्फ ये कि हम इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए, बल्कि सुल्तान ने कमाल फराखदिली और रहमदिली का मुजाहिरा करते हुए हमें रहने के लिए आपकी हवेली और आपका बाग ठेके पर दिया, और फिर सबसे बढ़कर ये कि आपने हमारे लिए बड़ी रहमदिली का मुजाहिरा किया, बाग हमारे हवाले कर दिया, इस हवेली में रहने को अपने से ज्यादा जगह दी। भाई आपकी गैर मौजूदगी में हमने एक फैसला किया था। गरियाद रुक गई, इसलिए कि बीच में अरसलान बोल पड़ा, कैसा फैसला? मुझे हवेली से निकालने का? एक बार फिर सबने कहकहा लगाया। गरियाद फिर बोली, नहीं भाई, ऐसे क्यों कर और कैसे हो सकता है? दरअसल हम सब ने ये फैसला किया है कि आपके लिए 2 कमरे थोड़े हैं। हवेली में ऐसे बहुत से कमरे हैं जो पूरी तरह हमारे तसर्रुफ में नहीं है। हम सब ने फैसला किया है कि साथ वाले 2 कमरे भी आपके तसर्रुफ में दे दिए जाएं। अरसलान ने गौर से गरियाद की तरफ देखा और कहने लगा, गरियाद मेरी बहन, अभी मुझे इन 2 के अलावा मजीद कमरों की जरूरत नहीं है। जब होगी मैं खुद ही आप लोगों से कह दूंगा। अभी तो मेरे ख्याल में ये 2 कमरे भी मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा हैं। गरियाद मजीद कुछ कहना चाहती थी कि उसकी माँ सुफैना बोल पड़ी, गरियाद भाई को बातों में मशगूल रखोगी या खाने का भी कुछ एहतमाम होगा? गरियाद ने फिर अरसलान को मुखातिब किया, भाई खाना तो हमने तैयार करके रखा हुआ है, हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कि तिरमज की तरफ से आने वाला लश्कर जो आपकी कमानदारी में था वो तो दोपहर से पहले का शहर में दाखिल हो चुका है, और आप इस वक्त सूरज गुरूब होने के बाद हवेली में दाखिल हो रहे हैं। मेरी बहन, मैं जरा मुस्तकर में रुक गया था, वहाँ लश्कर के कुछ मामलात थे जो अपने सालारों के साथ मुझे निपटाने थे। अरसलान ने बड़ी शफकत से गरियाद की तरफ देखते हुए कहा, गरियाद मैं इस मौके पर आप लोगों से मजीद एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मामला कुछ यूँ है कि मेरे खाने का एहतमाम करते हुए आपको ज़रूर जहमत होती होगी, और मैं आपको इस जहमत में नहीं डालना चाहता। गरियाद ने अरसलान को बात मुकम्मल न करने दी, फौरन बोल पड़ी, भाई किसी जहमत वहमत का जिक्र मत कीजिएगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने खाने का एहतमाम अलहदा करना चाहते हैं तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अगर आप ऐसा करना चाहेंगे भी तो फिर हम इस हवेली में नहीं रहेंगे। आपके बाग में 2 कच्चे कमरे बने हुए हैं, हम वहाँ मुंतकिल हो जाएंगे। हमारे यहाँ रहते हुए अगर आप खुद अपने खाने का एहतमाम करेंगे तो ये कम अज़ कम हमारे लिए इंतहा दर्जे का बायसे शर्म और काबिल आर है, और इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई मेरी आपसे इल्तजा है, आइंदा कभी इस मौजू पर गुफ्तगू ना कीजिएगा। अरसलान हंस दिया, कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर उठें, खाना खाएं, मुझे भूख लगी है। गरियाद उठ खड़ी हुई, कहने लगी, आप थोड़ी देर बैठे, मैं साथ वाले कमरे में खाने के बर्तन लगाती हूँ। फिर उसने जोबा को इशारा किया। जोबा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, चुपचाप गरियाद के साथ बोली, और दोनों बहनें उस कमरे से निकल गईं। थोड़ी देर बाद दोनों बहनों ने खाना लगने की इत्तला दी। फिर सब उठे और साथ वाले कमरे में जाकर इकट्ठे बैठकर पुरसुकून माहौल में खाना खा रहे थे। फजर की नमाज अदा करने के बाद अरसलान अपना जंगी लिबास पहनकर मुस्तकर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था कि उन मुसल्ला जवानों में से एक उसके कमरे में दाखिल हुआ जो सुल्तान ने अखीमूत
اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے ارسلان کی حویلی کے گرد مقرر کیے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی ارسلان کی پیشانی پر پریشانی کی لکیریں اور چہرے پر فکرمندی کی پرچھائیاں نمودار ہوئیں۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ تمہارا اس وقت میرے کمرے میں یوں آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ وہ مسلح جوان مزید قریب ہوا اور ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ کا کہنا درست ہے، رات کو حویلی کے باہر ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، لیکن اس وقت ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے تھے، آپ کو نہیں جگایا۔ اب جب کہ آپ اٹھ چکے ہیں تو میں آپ کو اس واقعے کی اطلاع دینے آیا ہوں۔ انتہائی فکرمندی کے انداز میں ارسلان نے اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھ لیا، کیسا حادثہ؟ مسلح جوان ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا، امیر محترم، لگ بھگ آدھی رات کے وقت ایک مسلح جوان حویلی سے باہر نمودار ہوا۔ دبے پاؤں چھپتے ہوئے اس نے حویلی کا ایک چکر لگایا، ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں سے دیوار پھلانگ کر وہ اندر آ سکے۔ ہم نے اس پر نگاہ رکھی، اسے نہ تنبیہ کی نہ للکارا، اسے موقع دیا کہ حویلی کے اندر آئے۔ دراصل ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ہے کون۔ پھر ایک جگہ اس نے اپنے لیے منتخب کی اور بڑی جد و جہد کے بعد وہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کوئی ایسا شخص لگتا تھا جو دیواریں پھلانگنے کا ماہر ہو۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوا ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ امیر، ہم نے اس سے پوچھا نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں حویلی کے اندر پھلانگا ہے۔ ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک جگہ ڈال دیا تھا۔ ویسے میرا اور میرے ساتھیوں کا اندازہ ہے کہ وہ امر موسیٰ کا آدمی ہے، یا تو وہ اپنے کچھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ محترم اخیموت کی چھوٹی بیٹی زوبا کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، یا یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ حویلی کا استحکام کیا ہے اور اخیموت کی بیٹی زوبا کو کیسے اور کس وقت اس حویلی سے نکال کر اور اٹھا کر لے جایا جا سکتا ہے۔ غصے میں ارسلان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پھر اس مسلح جوان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، جس شخص کو تم نے پکڑا ہے اسے یہاں میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ وہ مسلح شخص باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ لوٹا۔ دونوں ایک شخص کا بازو پکڑے ہوئے تھے جو بڑا توانا، مضبوط اور جفاکش لگتا تھا۔ دونوں نے اسے ارسلان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ارسلان کے سامنے آ کر اس کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ ارسلان نے تھوڑی دیر تک انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص فرش پر بیٹھ گیا۔ ارسلان اس کے سامنے ایک نشست پر بیٹھ گیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو جو کچھ میں پوچھنے لگا ہوں اس میں دروغ گوئی سے کام نہ لینا، جھوٹ مت بولنا۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو میں تمہیں ادھیڑ کے رکھ دوں گا، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیوں میری حویلی میں داخل ہوئے ہو؟ اگر میں اندازہ لگانے میں غلطی پر نہیں تو تم امر موسیٰ کے آدمی ہو اور تم محترم اخیموت کی بیٹی زوبا کو یہاں سے نکال لے جانے کے سلسلے میں آئے ہو اور اسی نیت سے دیوار پھلانگ کر حویلی میں داخل ہوئے ہو۔ اس شخص نے کچھ سوچا، پھر بڑے غور سے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امیر ارسلان، جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ آدھا سچ آدھا جھوٹ ہے۔ میں آپ پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ ہم لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ حویلی بھی آپ کی ہے جس میں اخیموت اور اس کے اہل خانہ نے قیام کر رکھا ہے۔ امیر ارسلان، جو کچھ آپ نے کہا اس میں سچ یہ ہے کہ میں واقعی امر موسیٰ کا آدمی ہوں، اس کا نمائندہ ہوں۔ یہ بھی سچ ہے کہ امر موسیٰ مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے اور اس نے اپنے فدائی اور نمائندے مختلف سمتوں میں مسلمانوں کی خبریں حاصل کرنے کے لیے اور ان کے سرکردہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں، اور یہ خبریں وہ انطاکیہ، الروحہ اور آمد کے نصرانی حکمرانوں کو مہیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مسلمان حکمران بھی اندر ہی اندر امر موسیٰ سے تعاون کر رہے ہیں۔ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس میں غلط یہ ہے کہ میں آپ کی اس حویلی میں اخیموت کی بیٹی کے سلسلے میں آیا۔ اخیموت نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو یہاں سلطان سے کہہ کر آپ کی حویلی میں پناہ لیے ہوئے ہے، تو یہ ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ یہ چاروں دراصل امر موسیٰ کے خاص آدمی ہیں۔ امر موسیٰ نے ان چاروں کو نیشا پور اس لیے بھیجا تھا کہ یہ یہاں رہیں، مسلمانوں کی خبریں حاصل کریں، پھر امر موسیٰ کے نمائندے ان سے رابطہ کرتے ہوئے ان سے خبریں حاصل کر کے امر موسیٰ تک پہنچاتے رہیں۔ امیر ارسلان، اخیموت نے آپ اور سلطان کو یہی بتایا تھا کہ امر موسیٰ کے علاوہ انطاکیہ کے حکمران فردوروس کی نگاہ اس کی حسین اور پرجمال بیٹی زوبا پر تھی۔ یہ سب کچھ فریب ہے۔ اصل میں اخیموت امر موسیٰ کا ایک فدائی ہے۔ یہاں آ کر بظاہر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، باطن میں ابھی تک یہودی ہے، اور یہ چاروں امر موسیٰ کے خاص آدمی ہیں اور اسی کے لیے کام کرنے کے لیے انہوں نے یہاں آ کر پناہ لی ہے۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تو اسے مخاطب کر کے ارسلان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارسلان نے باہر پہلے برتن گر کر ٹوٹنے اور اس کے بعد زوردار انداز میں کسی کے گرنے کی آواز سنی۔ چونک کر ارسلان اپنی جگہ پر اٹھا، بھاگتا ہوا دروازے سے باہر نکلا۔ اس نے دیکھا کہ دروازے کے قریب ہی برتن ٹوٹے پڑے تھے اور ان برتنوں میں کھانے کی اشیاء بھی تھیں، جبکہ گرتی پڑتی زوبا حویلی کے اس حصے کی طرف بھاگ رہی تھی جہاں ان کی رہائش تھی۔ ارسلان تھوڑی دیر تک بڑے دل شکن سے انداز میں زوبا کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی گردن جھک گئی۔ دوبارہ وہ کمرے میں داخل ہوا، اس شخص کے سامنے بیٹھ گیا۔
उसे मुखातिब करके कहने लगा, सुन शैतान के गुमाश्ते, तूने कहा था कि मेरी गुफ्तगू में कुछ सच है और कुछ झूठ, और झूठ की तुमने तफसील भी बता दी है। अब मैं भी कहता हूं कि तुम्हारी गुफ्तगू में कुछ सच है कुछ झूठ। सच ये है कि तुम अमरे मूसा के आदमी हो, इसमें कुछ शक नहीं, और झूठ ये है कि तुमने जो अखीमूत और उसके अहले खाना पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो यहाँ रहते हुए अमरे मूसा के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल झूठ, बकवास और बेबुनियाद है। अगर ये अमरे मूसा को यहाँ की खबरें पहुँचा भी देंगे तो यहाँ की खबरें अमरे मूसा के लिए कैसे सूदमंद साबित हो सकती हैं। देखो, मैं बड़ा बुरा आदमी हूँ, ज्यादा देर तक झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सच उगल दो। उस शख्स ने गुसीले अंदाज में अरसलान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सच यही है जो मैंने कह दिया है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। चाहे आप मेरी चमड़ी उतार लें, तब भी जो बातें मैंने कही हैं यही कहूंगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। घूरने के अंदाज में अरसलान ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तेरी मैं उल्टी चमड़ी तो नहीं उतारूंगा, इसके बगैर ही मैं अपना काम निकाल लूंगा। और तू ये भी झूठ बकता है कि तेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं। तेरे पास बहुत कुछ है जो तू छुपा रहा है और जो तू उगलने पर मजबूर हो जाएगा। उस शख्स ने जिद और हठधर्मी में अरसलान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ये आपकी खाम ख्याली है। मैंने कहा जो कुछ मैं कहना चाहता था कह चुका, अब आप मुझे मौत के घाट उतार सकते हैं, लेकिन मुझसे मजीद कुछ उगलवा नहीं सकते। तंजिया से अंदाज में अरसलान ने उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, तुम तो क्या, अमरे मूसा भी यहाँ होता तो वो भां भां करता हुआ सब कुछ कहने पर मजबूर हो जाता। फिर एक निगाह अरसलान ने अपने सामने खड़े मुसल्ला जवान पर डाली, फिर उनमें से एक को मुखातिब करके कहने लगा, अपने खंजर निकालो, पहले इस शख्स की दोनों रानों पर खंजर से गहरे जख्म लगाओ, इसके बाद नमक और मिर्च लेकर आओ, इसके जख्मों में नमक और मिर्च भर दो, इसके बाद इसे उठाकर हवेली के सहन में डाल दो। फिर जाओ और लश्करगाह में जिन लोगों ने कुत्ते रखे हुए हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा खूंखार कुत्ता है उसे लेकर आओ और उस कुत्ते को इस पर छोड़ दो। जो ही वो खून बहते इसके जख्मों को देखेगा इस पर झपटेगा, फिर जो इसका हश्र करेगा वो इस इब्लीस के लिए बड़ा इबरत खेज होगा। इसके हाथ पांव बंधे रहने दो, बस खंजर निकाल लो, इसकी दोनों रानों पर बाहर की जानिब गहरे जख्म लगाओ। वो नौजवान हरकत में आना ही चाहता था कि ऐन उसी लम्हे उस कमरे में अखीमूत, उसकी बेटी सुफैना, गरियाद और जोबा दाखिल हुई। जोबा बुरी तरह रो रही थी। फिर अखीमूत ने अरसलान को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अमीर अरसलान, ये शख्स जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है ये कम अज़ कम हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। खुदा के लिए हमें कहीं और भेज दें। अमरे मूसा खा हमें तबाह बर्बाद कर दे, हमारे हुल्कूम काट दे, लेकिन हम इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं जो ये शख्स हम पर लगा रहा है कि हम अमरे मूसा के आदमी हैं और उसके कहने पर हमने पनाह ली है, और ये कि इसके आदमी को हम खबरें मुहैया करेंगे। अरसलान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, फिर कहने लगा, मोहतरम अखीमूत, आप गलत समझ रहे हैं। जोबा को मैंने बर्तन गिराकर भागते देख लिया था, दरअसल इसने जल्दबाजी से काम लिया है। मैं जानता हूँ ये दरअसल मेरे लिए सुबह का खाना लेकर आ रही थी, फिर इसके साथ मेरी गुफ्तगू पर यह चौंक कर दरवाजे पर खड़ी हो गई होगी और जो कुछ इस शख्स ने कहा है इसे सुनने में वो चकरा गई होगी और बर्तन गिराने के साथ साथ ये खुद भी बाहर गिरी, फिर उठकर भागी। मोहतरम अखीमूत, जोबा का ये फेल फितरी रद्द अमल है। आप ऐसा करें, यहाँ दाएं जानिब मेरे पास नशिस्तों पर बैठ जाए, फिर देखें आप सबकी मौजूदगी में ये मानेगा कि इसने झूठ बोला है, आप पर इल्ज़ाम लगाया है और ये कि अमरे मूसा का आदमी है। ये भी तस्लीम करेगा कि जोबा पर निगाह रखने या ये जानने के लिए इधर आया है कि जोबा को कैसे और किस तरह यहाँ से निकाला जा सके। अरसलान की इस गुफ्तगू से अखीमूत, सुफैना, गरियाद और जोबा चारों मुतमईन हो गए। जोबा ने अपनी आंखें खुश्क कर ली, अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो बड़ी शुक्रगुजारी के अंदाज में अमीर अरसलान की तरफ देखे जा रही थी। अरसलान ने फिर अपने मुसल्ला जवान को मुखातिब किया, अब तुम अपने काम की इब्तदा करो। उस मुसल्ला जवान ने अपना खंजर निकाला। वो एक चमकता हुआ भारी और चौड़े फल का खंजर था। अमरे मूसा के आदमी के पास वो बैठ गया। जब उसने अपने खंजर से रान पर उसका लिबास फाड़ा तब वो चीख उठा और अरसलान की तरफ देखते हुए कहने लगा, अमीर अरसलान, आप मुझ पर ऐसा जबर ना करें, मैं सब कुछ सच सच आपको बता देता हूँ। अरसलान ने अपने मुसल्ला जवान को फिर हुक्म दिया, इसकी दूसरी रान पर भी चरका लगाओ और फिर दोनों रानों पर गहरे घाव लगा दो, मैं देखता हूँ ये कैसे सच नहीं उगलता। अमरे मूसा का वो आदमी अपने जिस्म को घसीटता हुआ अरसलान के करीब आया। अपना सर उसने अरसलान के पांव पर रख दिया, फिर कहने लगा, मुझ पर ऐसा जबर और जुल्म न करें, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। अरसलान ने उसके शाने पर पांव की एक सख्त ठोकर लगाई। वो थोड़ा सा पीछे गिर गया था। धाड़ती हुई आवाज में अरसलान ने उसे मुखातिब किया, जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है। पहले ये बताओ कि तुमने यहाँ कहाँ और किस सराय में क़याम किया था, जहाँ से निकलकर रात को तुम इधर आए हो।
उस शख्स ने अरसलान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, शहर के मगरिब में जो सराय है वहां मैंने क़याम कर रखा है, वहीं से निकल कर मैं इधर आया था। अरसलान ने इस बार दूसरे मुसल्ला जवान की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, भाग कर जाओ, बदरान को मेरा पैगाम दो कि मुसल्ला जवान अपने साथ लेकर जाए और शहर के मगरिब में जो सराय है उसका मुकम्मल तौर पर मुहासरा करे, न किसी को सराय से निकलने दे, न किसी को सराय के अंदर जाने दे। अरसलान का ये हुक्म सुनते ही वो मुसल्ला जवान भागता हुआ बाहर निकल गया था। अरसलान ने फिर कैदी को मुखातिब किया, आप बोलो क्या कहते हो? अमीर अरसलान, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मैं अमरे मूसा का आदमी हूँ, उसी ने मुझे भेजा था। दरअसल वो हर सूरत ज़ोबा को हासिल करने का तहैया किए हुए था। मैं ये देखने आया था कि अखीमूत ने अपने अहले खाना के साथ कहाँ क़याम कर रखा है और इसकी क़यामगाह से इसकी बेटी ज़ोबा को कैसे उठाया जा सकता है। बेपनाह गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए अरसलान कहने लगा, और तूने ये इल्ज़ाम तराशी क्यों की कि ये चारों अमरे मूसा के आदमी हैं और अमरे मूसा ने इन्हें यहाँ पनाह लेने के लिए इसलिए भेजा है कि उसके नुमाइंदे इनसे खबरें लेकर अमरे मूसा तक पहुँचाएं? उसने अरसलान की तरफ देखे बगैर बड़ी ढिठाई से कहा, अपना आप बचाने के लिए इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। अरसलान ने कुछ सोचा, फिर अमरे मूसा के आदमी के करीब आकर अपने मुसल्ला जवान को मुखातिब किया, तुम यहाँ इसके पास ही खड़े रहो, चौकस रहना, ये लोग बड़े फरेबकार होते हैं। मैं जरा अपने घोड़े पर जीन डालकर इसे तैयार कर लूं, इसे लेकर मैं इस सराय की तरफ जाऊंगा जहां इसने रात बसर की। मेरा दिल कहता है कि वहां इसके कुछ और साथी भी होंगे। मैं अभी वापस आता हूं। इसके बाद इसकी दोनों रानों पर जख्म लगाकर इस पर खूंखार कुत्ता छोड़ने का अमल शुरू करता हूं। ये जुमला शायद अरसलान ने इसलिए दोहराया था कि शायद वो उससे मजीद सच्चाई उगलवाना चाहता था और उसका खातिर खा रद्द अमल हुआ। वो फौरन बोल उठा, अमीर अरसलान, मेरे साथ ऐसा सलूक न करें। मैं आपको ये भी बताए देता हूँ कि मेरे 4 और साथी हैं, उन्होंने उसी सराय में क़याम कर रखा है। अब मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा। अरसलान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगा, बस मैं तुमसे यही उगलवाना चाहता था। फिक्र न करो, यहाँ तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं किया जाएगा जो पहले मैंने तजवीज़ किया था। अब मैं तुम्हें शहर की गरबी सराय की तरफ लेकर जाऊँगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे उन 4 साथियों से भी निपटूंगा। अपनी जगह से उठकर अरसलान जब बाहर निकलने लगा तो अखीमूत खड़ा हो गया। अरसलान बेटे, इस शख्स के साथ सराय की तरफ जाने से पहले खाना खा लो। ज़ोबा आपके लिए खाना लेकर ही आ रही थी कि जो कुछ इस शख्स ने कहा इसे सुनकर चकरा कर गिरी, बर्तन भी टूट गए। फिर गरियाद अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, भाई आप साथ वाले कमरे की तरफ जाएं, मैं आपका खाना वहां लेकर आती हूँ। ज़ोबा भी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और बड़े तशक्कुर आमेज लहजे में अरसलान को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर अरसलान, हम आपके इंतहा दर्जे के शुक्रगुजार हैं कि जो इल्ज़ाम इस शख्स ने हम पर लगाया इससे आपने हमारी बड़े खूब अंदाज में बारात कराई। गरियाद बहन आपके लिए खाना लाती है, आप दूसरे कमरे में जाकर खाना खाएं, इतनी देर तक मैं आपके घोड़े को तैयार करती हूँ। बारी बारी अरसलान ने शुक्रगुजारी के अंदाज में गरियाद और ज़ोबा की तरफ देखा। दोनों बहनें बाहर निकल गई थीं। थोड़ी देर बाद गरियाद ने साथ वाले कमरे में खाना रखने की इत्तला दी। दूसरे कमरे में जाकर अरसलान खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद अरसलान लौटा। उस शख्स ने कमर में जो पेटी बांध रखी थी उस पेटी में हाथ डालकर अरसलान ने एक झटके से हाथ उठाया, उसे अपने कंधे पर रख लिया। जो मुसल्ला जवान वहां खड़ा था इनकसारी में अरसलान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर आप रहने दें, इसे मैं उठा कर ले जाऊंगा। अरसलान मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हें जहमत की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे साथ आओ। दरवाजे पर जाकर अरसलान ने मुड़कर देखा, फिर अखीमूत को मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम अखीमूत, आपको परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आप ये ख्याल मत कीजिएगा कि इस शख्स की इल्जाम तराशी से आपकी कदर मेरी निगाहों में गिर जाएगी। हरगिज नहीं, मैं जानता हूँ आप बेगुनाह हैं और इस शख्स ने आप पर इल्जाम लगाकर अपना आप छुपाने की कोशिश की थी। बहरहाल आप सब लोग मुतमईन रहें, मैं इसे लेकर जाता हूँ, जाकर इसके दूसरे साथियों से निपटूंगा। इसके साथ ही अरसलान बाहर निकल गया। जब वो अस्तबल के करीब गया तो उसने देखा वहां ज़ोबा उसके घोड़े की बाग पकड़े खड़ी थी। उसने घोड़े पर जीन डाल दी थी, उसे दहाना भी चढ़ा दिया था और वो घोड़े के पास ही खड़ी कभी उसके मुंह पर हाथ फेर रही थी, कभी प्यार से उसकी गर्दन थपथपा रही थी। अरसलान मुस्कुराते हुए अपने घोड़े के करीब गया। अमरे मूसा के आदमी को उसने घोड़े पर बिठाया, जीन का तंग घोड़े के पेट के पास से उंगली डालकर देखा, फिर ज़ोबा की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुमने जीन तो खूब डाली, तंग भी खूब कसा है, लगता है तुम अच्छी घुड़सवार हो। तुम्हारी इस कारगुजारी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ोबा ने मुस्कुराते हुए अरसलान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, अमीर आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम घर के अफराद हैं, घर के फ़र्द के लिए कोई काम करता है तो मेरे ख्याल में उसका शुक्रिया अदा नहीं किया जाना चाहिए। अरसलान ने कोई जवाब न दिया, मुस्कुरा कर रह गया।
फिर उस मुसल्ला जवान को उसने मुखातिब किया जो उसके हमरा था। तुम अपने साथियों के साथ यहीं रहो और हवेली पर निगाह रखो, मैं इसे लेकर जाता हूँ। इसके साथ ही एक जस्त के साथ अरसलान अम्र मूसा के आदमी के पीछे अपने घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े को एड़ लगाई, फिर वो हवेली से निकल गया। थोड़ी देर बाद अरसलान जब नीशापुर के मगरिब में जो सराय थी उसके करीब गया तो सराय के सदर दरवाजे के करीब ही उसे अपना साथी बदरान मिल गया। उसे देखते ही अरसलान घोड़े से उतर गया। बदरान ने मुतजस्सिस अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर पूछ लिया, अरसलान मेरे भाई क्या मामला हुआ है? जो मुसल्ला जवान आपने मेरी तरफ भेजा उसने थोड़ी बहुत तफसील तो बताई है, मैंने उससे मजीद कुछ जानना पसंद नहीं किया। फौरन अपने मुसल्ला जवानों के साथ इस सराय का मुहासरा कर लिया है, ना कोई अंदर जा सका है, ना किसी को बाहर आने दिया गया है। आप मजीद क्या करना चाहते हैं? अरसलान ने बड़े गौर से बदरान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बदरान मेरे भाई, ये अम्र मूसा का आदमी है, इसके कुछ साथी इस सराय में क़याम किए हुए हैं। ये सब जोबा को उठाने के लिए नीशापुर की तरफ आए हैं। सराय का मुहासरा जारी रहने दो, तुम मेरे साथ सराय के अंदर आओ। इसके साथ ही अपने घोड़े की बाग पकड़े अरसलान सराय के अंदर दाखिल हुआ। सहन के एक तरफ वो खड़ा हो गया, फिर बदरान को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि इतनी देर तक सराय का मालिक भागा भागा अरसलान की तरफ आया। शायद वो अरसलान को जानता था और अरसलान का भी वो जानने वाला था। उसे देखते ही अरसलान बोल उठा, मेरे मोहतरम बुरा मत मानना, हम तुम्हें एक जहमत देने के लिए आए हैं। एक खास वजह से तुम्हारी सराय का मुहासरा कर लिया है। मुझे उम्मीद है तुम इस जहमत का बुरा नहीं मानोगे। ये जो आदमी घोड़े पर बंधा बैठा है, जरा इसको गौर से देखो, क्या ये तुम्हारी सराय में ठहरा था? सराय का मालिक आगे बढ़ा, बालों से पकड़कर कैदी का मुंह ऊपर किया, फिर कहने लगा, अमीर अरसलान, जो आपने इस शख्स के हाथ पुश्त पर बांध रखे हैं तो लगता है ये कोई बड़ा खूनी मुजरिम है। फिर बड़े नफरत भरे अंदाज में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए सराय का मालिक कह रहा था, अमीर अरसलान, ये अकेला नहीं, इसके साथ 4 और भी हैं। ये सूरज गुरूब होने के बाद मेरी सराय में दाखिल हुए, यहाँ इन्होंने क़याम किया। ये शख्स किस वक्त सराय से निकला और इसने किस जुर्म का इर्तिकाब किया मैं नहीं जानता, ना ही मैं इसके किसी फेल का जिम्मेदार हूँ। अरसलान ने एक हल्का सा कहका लगाया, फिर कहने लगा, तुम पर किसी की जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जरा इसके इन 4 साथियों को तो बुला कर लाओ जिन्होंने इसके साथ क़याम किया हुआ था। अरसलान के कहने पर सराय के मालिक ने एक मुलाजिम को भेजा और वो उन्हें बुलाने चला गया। थोड़ी देर बाद मुलाजिम भागा भागा आया और सराय के मालिक को मुखातिब करके कहने लगा, मैंने उन 4 को आपका पैगाम दिया, वो आने से इनकार कर रहे हैं। सवालिया से अंदाज में सराय के मालिक ने अरसलान की तरफ देखा। इस मौके पर बदरान भी अजीब से अंदाज में अरसलान की तरफ देख रहा था। फिर अरसलान ने सराय के मालिक को मुखातिब किया, तुम जरा मुझे उन 4 के पास लेकर चलो, देखता हूँ वो कैसे आने से इनकार करते हैं। इस मौके पर बदरान ने अपने कुछ मुसल्ला जवानों को साथ लिया, 2 को अम्र मूसा के उस गिरफ्तार शुदा आदमी की निगरानी पर छोड़ा, बाकी के साथ वो अरसलान के साथ हो लिया था। सराय का मुलाजिम उनकी रहनुमाई करते हुए सराय के एक कमरे में ले गया। वहाँ वो 4 जवान बैठे हुए थे। सराय के मालिक ने अरसलान को मुखातिब किया, ये उस शख्स के 4 साथी हैं जिन्हें आपने बुला भेजा था। मुलाजिम जब खामोश हो गया तो अरसलान ने बराह रास्त उन 4 को मुखातिब किया, तुम्हें बाहर सराय के सहन में बुलाया गया था, तुम 4 ने आने से इनकार क्यों किया? उन 4 में से एक बड़ी बददिमागी का मुजाहिरा करते हुए और किसी कदर छाती ताने हुए कहने लगा, हम न किसी के गुलाम हैं न किसी के दुबैल, हमारी मर्जी है कि किसी के बुलाने पर जाएं या ना जाएं। अरसलान ने लम्हे भर के लिए खा जाने वाले अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर खौलते लहजे में कहने लगा, तो गोया तुम सिर्फ अम्र मूसा के बुलाने पर आते जाते हो। अम्र मूसा का नाम सुनकर उन 4 के रंग हल्दी हो गए थे। फिर अचानक जिसने अरसलान से गुफ्तगू की थी, अरसलान उसके करीब गया, उस पर घोंसों और मुक्कों की बारिश कर दी। जब वो जमीन पर गिर गया तब अरसलान पर गोया दीवानगी तारी हो गई थी। उसने बाकी 3 को भी अपने घोंसों और मुक्कों पर रख लिया और मार मार कर 4 को कमरे के फर्श पर लेटा कर रख दिया। अरसलान संभला, फिर सराय के मालिक को मुखातिब करके कहने लगा, तुमसे जाने के लिए इनकार किसने किया था? सराय का मुलाजिम आगे बढ़ा, अमीर, जिस शख्स ने पहले आपसे गुफ्तगू की थी इसी ने जाने से इनकार कर दिया था। अरसलान ने आगे बढ़कर उसे फिर पकड़ लिया और उसे इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। बदरान के पीछे जो मुसल्ला जवान खड़े थे उनको ये हुक्म दिया गया कि इन 4 को घसीटते हुए सराय के सहन में लाया जाए। इसके साथ ही अरसलान और बदरान वहां से निकल गए, वापस उस जगह पर आए जहां सराय के मालिक के अलावा अम्र मूसा का गिरफ्तार होने वाला शख्स था। थोड़ी देर तक अरसलान के मुसल्ला जवान भी उन 4 को तकरीबन घसीटते हुए वहां लेकर आए। तहक्कुमाना अंदाज में अरसलान ने उन्हें मुखातिब किया, 4 अपनी जगह पर खड़े हो जाओ।
پھر ارسلان نے آگے بڑھ کر امر موسیٰ کا وہ 5واں ساتھی جو ابھی تک گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اس کے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے، پھر اس کو دھکا دے کر گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور کہنے لگا، اب تم بھی اپنے ان 4 ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو تم 5 کا کیا تماشا لگتا ہے۔ ارسلان کچھ رکا، پھر ان 4 کو مخاطب کر کے کہنے لگا جنہیں اس نے سرائے کے اندر سے گرفتار کیا تھا، اب تم لوگ شاید مجھ سے یہ سوال کرو کہ تمہیں اس حالت میں یہاں کیوں لایا گیا ہے، تم پر ہاتھ کیوں اٹھایا گیا اور تم پر یہ سختی کیوں کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں اپنے 5ویں ساتھی کو دیکھ کر تم اپنے سارے سوالوں کا جواب جان چکے ہوگے۔ تمہارا یہ ساتھی جو ہمارے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے، اس کی گرفتاری جاننے کے بعد تم یہ بھی جان چکے ہوگے کہ تمہیں کیوں یہاں لایا گیا ہے اور تم پر سختی کیوں کی گئی ہے۔ امر موسیٰ کے بدترین ساتھیوں، تمہارا یہ گرفتار ہونے والا ساتھی پوری تفصیل ہمارے سامنے اگل چکا ہے۔ دیکھو، اس سے پہلے تمہارا یہ 5واں ساتھی بھی اکڑا تھا اور کچھ بتانے سے انکار کر رہا تھا، لیکن میرے پاس تم جیسے لوگوں سے راز اگلوانے کے بہت طریقے ہیں۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، جھوٹ مت بولنا، نہ ہی مجھے بہلانے کی کوشش کرنا۔ اگر نہیں بولو گے، جواب نہیں دو گے، سچ نہیں بولو گے تو یاد رکھنا میں اپنا سختی کا پہلا کلیہ تم پر استعمال کروں گا۔ کلیے کی تفصیل میں تمہیں بتا دوں، جو سوال میں کروں گا اگر تم نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا یا اس کا جو جواب تم نے دیا میرے حرکت میں آنے کے بعد وہ تمہارا جواب غلط ثابت ہوا، تو پھر میں ایسا کروں گا کہ اپنے کچھ ساتھیوں کو حکم دوں گا کہ وہ تم 5 کی دونوں رانوں پر گہرے زخم لگائیں، ان زخموں کے اندر خوب نمک اور تیز مرچیں بھر دے جائیں، پھر چند خونخوار کتوں کا انتخاب کیا جائے گا اور وہ کتے تم پر چھوڑے جائیں گے تاکہ وہ تمہارے جسم کو بھنبوڑنے کی ابتدا کریں تو تمہاری رانوں کی اس جگہ سے کریں جہاں ہم زخم لگائیں گے۔ دیکھو، یہ بڑی بھیانک اور عبرت خیز موت ہوگی، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ اس وقت امر موسیٰ کا قیام کہاں ہے؟ وہ سب عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر ارسلان نے پھر انہیں مخاطب کیا، یاد رکھنا تمہارے امر موسیٰ کا دامن امن، خوشحالی اور آزادی سے بالکل خالی ہے۔ وہ ایک متعصب، جنونی، غیر سنجیدہ اور اوہام پرست انسان ہے۔ یاس و نا امیدی پھیلانا اور امن کے دروازوں، آزادی کی دہلیز پر مایوسی کی بھیانک سیاہی پھیلانا اس کا پیشہ ہے، لیکن اب ہم اس کی درندگی کے خلاف سینہ سپر ہونے کا عزم کر چکے ہیں۔ یاد رکھنا ہم مسلمان امن اور خوشحالی کے پیغمبر ہیں اور ہمارا اتحاد ہمارا عزم ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب امر موسیٰ جیسے فاسق اور فاجر جنہیں اپنے گناہوں پر اصرار ہوتا ہے، ہم ان کی طبیعت کے توازن میں اعتدال بھر کے رکھ دیں گے، ان کے جسم سے عقل کی حیوانیت نکال کے رکھ دیں گے۔ یاد رکھنا تمہارا امر موسیٰ صرف بخت و اتفاقات کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، ہمارا برے سے برا مسلمان بھی اس کا نام سن کر شجاعت کا جوہر آبدار بن کر اسے اپنے لمبے برچے کی نوک پر رکھنا پسند کرے گا۔ امر موسیٰ ان دنوں اپنے جن آقاؤں کی اندھی عقیدت میں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، یاد رکھنا اس کے وہ آقا بھی اب جزا اور سزا کے دور سے گزریں گے، اور امر موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہم اس کے آقاؤں کو بھی ان کے لیے موت کی آخری قسط پیش کریں گے۔ لمحے بھر کے لیے ارسلان رکا، پھر دوبارہ ان سے دھمکی آمیز لہجے میں مخاطب تھا، میں زیادہ دیر اب تمہارے جواب کا انتظار نہیں کروں گا، اگر بتاتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے تمہارے لیے جو سزا تجویز کی ہے اس کی میں نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے ابتدا کرنے لگا ہوں۔ اس پر وہ چونک پڑے اور ان میں سے ایک ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کے امیر، آپ اپنی سزا کی ابتدا نہ کرائیں۔ امر موسیٰ ان دنوں طوس اور جرجان کے درمیانی کوہستانی سلسلے کے قریب طوس سے جرجان جانے والی شاہراہ کے کنارے ایک سرائے میں قیام کیے ہوئے ہے، اسی نے ہمیں ادھر بھیجا ہے اور اس سرائے میں قیام کر کے وہ نیشا پور میں ہماری کارگزاری کا منتظر ہے۔ اس کے جواب سے ارسلان خوش ہو گیا تھا، اپنا منہ بدران کے کان کے قریب لے گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ انہیں سرائے سے باہر لے جا کر ان کا خاتمہ کر دیں۔ بدران کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کچھ مسلح جوانوں کو اس نے رازدارانہ حکم دیا جو ان سب کو پکڑ کر باہر لے گئے اور ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد بدران کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان نے کہنا شروع کیا، بدران میرے بھائی، کسی سے ذکر مت کرنا، میں آج رات ہی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ طوس سے جرجان جانے والی شاہراہ کے کنارے اس سرائے کا رخ کروں گا جہاں امر موسیٰ نے قیام کر رکھا ہے۔ یقیناً اس کے ساتھ یا اس کے ارد گرد اس کے کافی جوان بھی ہوں گے، میں چاہتا ہوں وہیں اس سے نمٹا جائے، اور اس طرح عالم اسلام میں جو تعصب اور بے یقینی کا زہر پھیل رہا ہے اسے ختم کیا جا سکے گا۔ بدران مسکرایا اور کہنے لگا، ارسلان میرے بھائی، نیشا پور میں برسق رہ لے گا، جو دستے لے کر تم نیشا پور سے طوس کا رخ کرو گے ان میں تمہارے ساتھ میں بھی ہوں گا، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ اس پر ارسلان نے اتفاق کیا، پھر دونوں اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ شہر کی طرف جا رہے تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان پہنچا۔ اس نے خواجہ نظام الملک کے داماد ابو منصور اور اس کے باپ فخر الدولہ سے بہترین سلوک کیا۔
اصفہان میں ان کی رہائش کا عمدہ اہتمام کیا۔ پھر چند دن بعد ان سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد فخر الدین کو ایک خاصا بڑا لشکر دیا اور سلطان نے اسے حکم دیا کہ وہ دیار بکر پر اس لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو۔ ساتھ ہی سلطان نے فخر الدولہ کو یہ رعایت دی کہ دیار بکر کو فتح کرنے کے بعد فخر الدولہ ہی وہاں کا حاکم ہوگا۔ دیار بکر پر اس وقت حلب کے والی مسلم بن قریش کا بھائی حکمران تھا، جو ایک سازشی انسان تھا۔ دیار بکر کے حکمران مروان کو جب خبر ہوئی کہ سلطان کی طرف سے فخر الدولہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے لشکر لے کر بڑی برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس نے اپنی مدد کے لیے اپنے امزاد اور حلب کے حکمران مسلم بن قریش سے مدد طلب کی۔ اس مدد کے بدلے اسے بہت سی مراد دینے کا بھی عہد کیا۔ فخر الدولہ نے آگے بڑھ کر دیار بکر پر حملے شروع کیے، لیکن اس کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ یہ خبریں اصفہان میں سلطان کے پاس بھی پہنچ گئی تھیں، لہٰذا سلطان اپنے ایک سالار امیر ارتق کو ایک اور لشکر دے کر فخر الدولہ کی مدد کے لیے روانہ کرتا ہے۔ سلطان کی طرف سے ارتق کے آنے کے باعث فخر الدولہ کی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ دیار بکر کے والی ابن مروان کو جب خبر ہوئی کہ سلطان کی طرف سے ارتق کی سرکردگی میں ایک اور لشکر فخر الدولہ کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے، تو اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ جنگ نہیں کرے گا بلکہ فخر الدولہ سے صلح صفائی کی گفت و شنید کرے گا۔ فخر الدولہ اس گفت و شنید پر آمادہ بھی ہو گیا، لیکن فخر الدولہ کا یہ رویہ ارتق کو پسند نہ آیا، لہٰذا فخر الدولہ سے صلاح مشورہ کیے بغیر ہی اس نے اپنی پوری عسکری قوت سے ابن مروان اور حلب کے حکمران مسلم بن قریش کے متحدہ لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ ارتق جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ مسلم بن قریش اور ابن مروان کے متحدہ لشکر نے اپنی طرف سے بتھیری کوشش کی کہ ارتق کو پرسپا کرنے پر مجبور کریں، لیکن انہیں ناکامی ہوئی اور ارتق کے ہاتھوں انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ارتق نے آگے بڑھ کر متحدہ لشکر کے پڑاؤ کو لوٹ لیا۔ اس ساری واردات میں چونکہ اصل اور بڑا مجرم مسلم بن قریش تھا جو لشکر میں شامل تھا، اگر وہ ابن مروان کی مدد کے لیے نہ آتا تو ابن مروان یقیناً فخر الدولہ کے سامنے ہتھیار پھینک کر دیار بکر اس کے حوالے کر دیتا اور ارتق کے سلطان کی طرف سے آنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ شکست کھا کر مسلم بن قریش بھاگ کھڑا ہوا۔ فخر الدولہ اور ارتق دونوں نے بڑی برق رفتاری سے اس کا تعاقب کیا۔ مسلم بن قریش آمد شہر کی طرف بھاگا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ فخر الدولہ اور ارتق دونوں اس کے تعاقب میں ہیں اور اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اس نے خفیہ انداز میں ارتق سے رابطہ کیا اور اسے یہ پیغام بھیجا کہ مجھ سے جتنا مرضی مال لے لو مگر میرا تعاقب ترک کر دو، مجھے فرار ہو جانے دو۔ مسلم بن قریش نے جو کچھ کہا تھا وہ صریحاً سلطان سے بغاوت کے مترادف تھا۔ اب چونکہ اسے شکست ہو چکی تھی، بھاگ رہا تھا، لہٰذا سلطان کو ہی اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار تھا۔ لیکن ارتق پر مال و دولت کی ہرس غالب آ گئی اور اس نے ایک خطیر رقم لے کر مسلم بن قریش کو بچ نکلنے کا موقع فراہم کیا۔ مسلم وہاں سے نکل کر رقہ شہر کی طرف چلا گیا۔ فخر الدولہ کو امیر ارتق کا یہ رویہ قطعی پسند نہ آیا، تاہم وہ خاموش رہا۔ ابن مروان اور مسلم بن قریش کو شکست دینے کے بعد اس نے میارفقین شہر کا رخ کیا۔ سلطان کو جب دیار بکر کے حالات کا علم ہوا تو اس نے اپنے ایک اور جرنیل کی کمانداری میں فخر الدولہ کے لیے مزید لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کو سلطان نے حکم دیا تھا کہ وہ موصل پر حملہ آور ہو تاکہ مسلم بن قریش کی عسکری طاقت کو باندھ دیا جائے اور فخر الدولہ کو دیار بکر فتح کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں، کیونکہ موصل مسلم بن قریش کی عملداری میں آ گیا تھا۔ یہ نیا لشکر ابھی راستے میں ہی تھا کہ ارتق بھی اس لشکر میں آن شامل ہوا۔ اس لشکر کے سالاروں سے ارتق کو خبر ہوئی کہ اس نے مسلم بن قریش سے جو بھاری رقم لے کر فرار ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، اس کی خبر سلطان کو ہو گئی ہے۔ ارتق نے جب یہ خبر سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ سلطان اسے اس کی حرکت پر عبرتناک سزا دے گا، لہٰذا وہ اس لشکر کو جو اس کی کمانداری میں تھا چھوڑ بھاگا اور شام کا رخ کیا۔ شام کے حکمران تاج الدولہ کے پاس جا کر اس نے پناہ لی۔ چونکہ ارتق ایک بہادر اور بہترین تیغزن تھا، حاکم شام تاج الدولہ نے اس کا بہترین استقبال کیا اور اس کی عزت افزائی کے لیے اس کو بیت المقدس کا والی مقرر کر دیا۔ سلطان کو جب حاکم شام تاج الدولہ کی اس حرکت کی خبر ہوئی تو وہ تاج الدولہ سے بھی کسی قدر کبیدہ خاطر ہو گیا۔ یہ حالات سلطان کے لیے ناقابل برداشت تھے، لہٰذا جو لشکر اس نے موصل کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا اس کے پیچھے پیچھے وہ بذات خود بھی ایک لشکر کے ساتھ موصل کی طرف روانہ ہوا۔ جو لشکر موصل کی فتح کے لیے روانہ کیا گیا تھا وہ جب موصل پہنچا تو موصل شہر کے لوگوں نے جنگ پر صلح کو ترجیح دی، اور جو ہی سلطان کا وہ لشکر موصل کے قریب نمودار ہوا لوگوں نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے۔ یوں موصل پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔
उधर सुल्तान भी अपने लश्कर के साथ बड़ी बरक रफ्तारी से मूसल का रुख किए हुए था। राहिबा नाम के एक कस्बे के करीब क़याम के दौरान सुल्तान ने मुस्लिम बिन कुरैश की तरफ एक कासिद भेजा और उसे इताअत कबूल करने का हुक्म दिया। मुस्लिम बिन कुरैश गो एक फसादी इंसान था, लेकिन ठोकरें खा चुका था। उसे जब खबर हुई कि सुल्तान बनफ्से नफीस एक लश्कर के साथ मूसल की तरफ बढ़ रहा है, तब उसके पास इसके सिवा कोई चारा न रहा था कि सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो। जो कासिद सुल्तान का पैगाम लेकर मुस्लिम बिन कुरैश के पास पहुंचा था, मुस्लिम बिन कुरैश ने उसका बेहतरीन इस्तकबाल किया और उससे उम्दा सलूक किया। सुल्तान की तरफ से जो तहरीरी पैगाम गया था, मुस्लिम बिन कुरैश ने उसे बोसा दिया, अपने सर पर रखा, फिर अपने चंद साथियों के साथ वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने मुआफ़ी तलब की और उफ़्फ़े तक़सीर की इंतहाई आजिज़ाना इल्तिजा की। उसकी इस इल्तिजा को सुल्तान ने कबूल करते हुए उसको मुआफ़ कर दिया और उसे हलब की इमारत पर बहाल कर दिया था। सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ हालात का जायजा लेने के लिए मूसल के नवाह में ही क़याम कर लिया था। दूसरी जानिब अखीमूत, उसकी बीवी सुफैना, बेटी गरियाद और छोटी बेटी ज़ोबा चारों एक कमरे में बैठे घरेलू मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अखीमूत ने अपनी जगह से उठकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर ख्वाजा निजामुल मुल्क तूसी खड़ा था। उसे देखते ही अखीमूत दंग रह गया। किसी कदर हैरत से पूछा, ख्वाजा बुजुर्ग, आप यहाँ अंदर आए ना, यूं अजनबियों की तरह बाहर क्यों खड़े हैं? निजामुल मुल्क तूसी मुस्कुराते हुए उस कमरे में दाखिल हुआ। उसके दाखिल होने पर सुफैना, गरियाद और ज़ोबा ने अपनी जगह खड़े होकर उसका बेहतरीन इस्तकबाल किया। अखीमूत के पास ख्वाजा निजामुल मुल्क तूसी बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर गुफ्तगू का आगाज निजामुल मुल्क तूसी ने किया। अखीमूत की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, अखीमूत, मैं एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में तुम्हारी तरफ आया हूँ। निशापुर से इस्फहान की तरफ जाते हुए सुल्तान ने मेरे जिम्मे ये काम लगाया था, लेकिन मैं चंद मसरूफियात की बिना पर जल्द तुम्हारे पास न आ सका। देखो, सुल्तान के लश्कर में एक सालार है, बहुत अच्छा सालार है, उम्दा तेगज़न है, नाम उसका अर्तिक है। जब तुम लोग निशापुर में दाखिल हुए और अमरे मूसा के खिलाफ सुल्तान से पनाह की दरख्वास्त की, उस मौके पर सुल्तान के इस सालार ने, जिसका नाम अर्तिक है, ज़ोबा को देखा और इसे पसंद कर लिया। फिर किसी मुनासिब मौके पर इसने सुल्तान से इल्तिजा की कि वो ज़ोबा से निकाह का ख़्वाह है। ये भी सुल्तान पर वाज़े किया कि वो ज़ोबा को पसंद करता है, इससे मोहब्बत करने लगा है। लिहाजा सुल्तान ने इस्फहान की तरफ जाते हुए मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया कि मैं इस सिलसिले में तुमसे गुफ्तगू करूं और अर्तिक के लिए ज़ोबा का रिश्ता मांगूं। आज मैं इसी सिलसिले के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि तुम घर के चारों अफराद यहाँ बैठे हुए हो, आपस में मशवरा कर लो। जहाँ तक अर्तिक का मामला है, मैं उसे ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बहुत बहादुर है, उम्दा तेगज़न है, सुल्तान के लश्कर में एक आला ओहदे पर फायज है। मेरे ख्याल में ज़ोबा के लिए ये रिश्ता इंतहाई मुनासिब रहेगा। और वो यहाँ तक कहते कहते निज़ामुल मुल्क तूसी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अखीमूत बोल पड़ा, ख्वाजा बुजुर्ग, अगर आप बुरा न माने तो जब तक अमीर अरसलान यहाँ ना हो मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। उसी की हवेली में हमने क़याम किया है और मेरे अहले खाना उसे अपने घर का एक फ़र्द ख्याल करते हैं। ये ज़ोबा की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला है। मैं यहाँ के हालात से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं जानता अर्तिक कैसा इंसान है। मेरी बेटी ज़ोबा उससे ये रिश्ता जोड़ने पर आमादा है भी नहीं। निज़ामुल मुल्क तूसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, कहने लगा, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, अरसलान मेरे साथ ही आया है। दरअसल अमरे मूसा ने जिन लोगों को ज़ोबा को उठाने के लिए भेजा था, उनमें से एक को तो यहाँ पकड़कर, बाकी को उसने जाकर शहर की गरबी सराय में पकड़ा है और वहाँ उन सब का खात्मा करने के बाद वो शहर में दाखिल हुआ। रास्ते में ही उससे मेरी मुलाकात हुई। वो इस वक्त अपने कमरे में तैयारी कर रहा है, एक मुहिम पर रवाना होने वाला है। लश्कर का एक हिस्सा भी उसके साथ होगा। निज़ामुल मुल्क तूसी के इस इंकिशाफ पर अखीमूत, सुफैना और गरियाद हैरत का इजहार कर रहे थे, लेकिन ज़ोबा के चेहरे पर दूर दूर तक सवालात ही सवालात, इस्तफसार ही इस्तफसार की धुंध फैल गई थी। फिर अखीमूत ने निज़ामुल मुल्क तूसी को मुखातिब किया, ख्वाजा बुजुर्ग, मैं फ़िलहाल यहाँ के लोगों से पूरी तरह वाकिफ़ तो नहीं हूँ। अर्तिक जिसका नाम आपने लिया है, मैं उसे जानता तक नहीं। फिर मेरी बेटी ज़ोबा उसके मुताल्लिक क्या ख्यालात रखती है, मैं इससे भी आगाह नहीं हूँ। अखीमूत को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बीच में निज़ामुल मुल्क बोल पड़ा, अखीमूत, इस सिलसिले में मुझसे भी कोताही हुई। दरअसल इस मौजू पर बात मुझे कई रोज़ पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, इसलिए कि इस्फहान की तरफ जाते हुए मुझे सुल्तान ने कहा था कि मैं इस मौजू पर तुमसे बात करूं, फिर जो तुम्हारा जवाब हो उससे सुल्तान को आगाह करूं। अब मैं कल सुबह सवेरे सुल्तान की तरफ रवाना हो रहा हूँ। चाहता हूँ कि जो जवाब तुम दो उससे मैं सुल्तान को आगाह कर दूँ। अखीमूत अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा,
ख्वाजा बुजुर्ग, अगर आप बुरा न माने तो इस सिलसिले में क्या मैं अमीर अरसलान से सलाह मशवरा कर सकता हूँ? निजामुल मुल्क मुस्कुरा दिया। अखीमूत, इस सिलसिले में मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि तुम बता चुके हो, अरसलान अब तुम्हारे घर के एक फर्द की हैसियत रखता है। इस सिलसिले में अरसलान से बात कर लो। जोबा भी अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और अखीमूत की तरफ देखते हुए कहने लगी, बाबा, अगर आप बुरा न माने तो मैं भी आपके साथ चलूं। अखीमूत के बोलने से पहले ही निजामुल मुल्क तूसी बोल पड़ा, अखीमूत, जोबा के अलावा गरियाद और अपनी बीवी सुफैना को भी अपने साथ ले जाओ। चारों मिलकर इस सिलसिले में अरसलान से बात करो। सब मिलकर तुम फैसला करो, इससे मुझे यहाँ आकर आगाह कर देना। अखीमूत, जोबा, गरियाद और सुफैना उस कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद जब अरसलान के कमरे में दाखिल हुए तो अरसलान उस चर्मी खरजीन में अपना कुछ सामान डाल रहा था जिसे वो घोड़े की जीन के साथ बांधता था। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।